आर के बी स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आर के बी कैंफी वीडियोज में। पिछली वीडियो में हमने आपको विद्युत अपघटन से प्राप्त होने वाले उत्पाद को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। तो वहां पर एक छोटा सा पॉइंट हम और लेकर चल सकते हैं कि जैसे आपके घर में पंखा होगा 50 वाट का या 80 वाट का पंखा होता है, तो अगर बिजली कम आ रही है, कमजोर बिजली आ रही है, वोल्टेज कम आ रही है, तो आपका पंखा बहुत ही कम स्पीड से घूमेगा। लेकिन अगर बिजली सही आ रही है तो पंखा फुल स्पीड से घूम लेता है। अब इसी का एक उदाहरण हम और लेकर चल सकते हैं कि आप लोग चाय शरबत वगैरह तो पीते होंगे। हमने उसमें बहुत ही कम मात्रा में चीनी डाली, बहुत ही कम मात्रा में, तो उस कम मात्रा से वो चीनी जो चाय है हमारी या शरबत है वो कम मीठा होगा, शायद पीने लायक भी ना हो। और अगर हम थोड़ी सी ज्यादा मात्रा डाल दें तो हमारे पीने लायक हो जाता है। अगर हम और ज्यादा मात्रा डाल देते हैं चीनी की तो वो इतना मीठा हो जाता है कि तब भी हमें उसकी जो स्वाद है वो अच्छा नहीं लगता। अब चाय हम बना रहे हैं, मीठे की बात हो गई, मात्रा की बात हो गई। एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, वैसे ही बिना बात उदाहरण नहीं ले रहा हूं मैं। कभी आप आते ही आज कहने लगो कि आज क्या हुआ सर को, ये तो चाय बनाना सिखा रहे हैं। तो चाय बनाना नहीं, कुछ आपको टॉपिक तक ला रहा हूं। तो अगर हम उस चाय को गैस पर रख रहे हैं, गैस के चूल्हे पर रखा और मुश्किल से 1.5 मिनट में उतार दिया, तो क्या आपकी चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी। 1.5 मिनट में नहीं बनेगी, हो सकता है वो 5 मिनट में बन जाए। टाइम, अब यहां पर मैं टाइम ले रहा हूं कि हमने 2 मिनट और 5 मिनट इस आधार पर लेकर चले। 2 मिनट में जो हम उसको उष्मा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, उसकी मात्रा, और 5 मिनट में जो ऊर्जा दे रहे हैं उसकी मात्रा अलग अलग होगी। अब यहां हम टाइम और मात्रा दोनों को लेकर चल रहे हैं। यहां पर हमने 3 बातों का जिक्र किया, टाइम का, मात्रा का, और तीसरी चीनी की जो मात्रा थी वो मात्रा भी 2 प्रकार से, एक तो हमने डाली और दूसरी हमने जो दी है। दोनों एक प्रकार से उष्मा को दिया गया और चीनी को डाला गया या निकाला गया, आप इस भी देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रयोग को, इस डेली लाइफ के रूटीन को एक वैज्ञानिक थे फैराडे, उन्होंने अपने प्रयोग किए विद्युत अपघटन के बारे में और नए नियम दे दिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको कारक बताया था, अब वहां पर हम ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। अब अगर उस विद्युत की, बिजली की मात्रा कम या ज्यादा कर दी जाए तो वो पंखे पर आ जाइए, तो वो पंखे का उदाहरण है। अगर बिजली की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो भी हमारा उत्पाद नहीं बनेगा। अगर बिजली कमजोर है तो हमारा बॉयलर भी पानी गर्म नहीं करेगा। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया भी कमजोर बिजली में कम वोल्टेज होने पर नहीं होगी। तो उसके लिए भी एक डिफिनिट वोल्टेज की आवश्यकता होती है, फिक्स्ड वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिस पर कोई हमारा उपकरण काम करता है, भले वो विद्युत अपघटनी सेल हो। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए वही नियम लेकर आए हैं जो फैराडे ने डेली लाइफ के नियमों को अपना रूटीन में दे दिया। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम हैं, ये 1834 में फैराडे ने दिए थे। ये सेम टू सेम नियम आपके फिजिक्स में भी आएंगे, सेम नियम है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप फिजिक्स को केमिस्ट्री में यूज कर सकते हो, केमिस्ट्री को फिजिक्स में यूज कर सकते हो। एक विलियन नामक चैप्टर है आपका, जो दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर में आपने एक नॉर्मलता समीकरण पढ़ी होगी, n = W/EV। यहां से हम लेकर चल सकते हैं n × V = W/E। तो यहां से आपकी एक इक्वेशन थी N1V1 = N2V2। ये नॉर्मलता समीकरण आप लोगों ने पढ़ी होगी। और इसी को जब N1V1 यहां पर किया गया तो W1E1 हो सकता है, N2V2 के लिए W2E2 भी हो सकता है। और यही नियम हमने कक्षा 11 की वीडियो जो प्रस्तुत की हुई है उसमें रासायनिक तुल्यता का नियम के आधार पर बताया हुआ है। ये देखिए N1V1 = N2V2, W1/E1 = W2/E2, ये दोनों एक ही सूत्र होते हैं। तो इन सूत्रों के आधार पर ही फैराडे ने भी अपने कुछ नियम दिए और अपने कुछ सूत्र व्युत्पन्न किए। फैराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए, जिनमें फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम कहलाता है। ये 2 नियम होते हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो फैराडे ने प्रथम नियम में ये कहा था कि किसी भी विलयन में
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित यानी जमा हुए पदार्थ की मात्रा या घुले हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो निक्षेपित मात्रा होगी वो अनुक्रमानुपाती होती है आवेश के। अगर मात्रा को हम W से और आवेश को Q से प्रदर्शित करें तो W अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा Q, और Q इक्वल टू पढ़ा है आप लोगों ने फिजिक्स में, Q इक्वल टू होता है IT। तो यहाँ पर W अनुक्रमानुपाती IT हो जाएगा या W इक्वल टू हो जाता है ZIT के बराबर, जहां Z एक नियतांक होता है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। अब ये तो नियम हो गया आपका फैराडे का प्रथम नियम। अभी इसको यहीं पर रोकते हैं और पहले Z का मान निकाल कर देखते हैं कि Z का मान क्या होगा, उसके बाद हम इसको आगे लेकर चलेंगे। अब जब भी कोई अभिक्रिया निक्षेपित होती है, कोई भी धातु या वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ये प्रक्रिया होती है, तो मानकर चलिए कोई भी Mn पॉजिटिव हमारी मेटल थी जिसने आयन थे जिसने N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मेटल के रूप में निर्माण कर दिया, या इसको उल्टा लिख सकते हैं कि मेटल ने N इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जैसे कि अगर हम सोडियम Na पॉजिटिव की बात करें तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Na बना देती है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कैल्शियम बना देती है। एल्यूमिनियम है 3 पॉजिटिव, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम बना देती है। यानी ये जो 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव आया हुआ है, ये इनकी संयोजकता है आयन की। और जब भी कोई अभिक्रिया लिखी जाती है तो वो मोलों के रूप में लिखी जाती है, यानी इसके 1 मोल, इसके 3 मोल, इसका 1 मोल बना। यहां हमारा 1 मोल, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल, यहां पर 1 मोल बना। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर 1 मोल कैल्शियम बना। तो अब इस आधार पर अगर हम इस पहली अभिक्रिया के लिए लेकर चलें तो यहां ये 1 मोल इसके अणुभार के बराबर मात्रा हो सकती है, इसके अणुभार के बराबर मात्रा। अब इस समीकरण को थोड़ा ध्यान रखना। अब यहां पर वापस आइए एक बार, यदि Q इक्वल टू 1 कूलाम तो W इक्वल टू Z, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी विलयन में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर जितनी मात्रा जमा होती है उसे ही हम उस पदार्थ के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। फिर से देख लें, फिजिक्स में आप इस प्रकार से परिभाषा निकालते हैं। यहां पे हम ये भी ले सकते हैं कि यदि I इक्वल टू 1 एम्पियर, T इक्वल टू 1 सेकेंड, I इक्वल टू 1 एम्पियर, T इक्वल टू 1 सेकेंड, तब भी हमारा W इक्वल टू Z ही आएगा। यदि किसी विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा या इलेक्ट्रोडों पर घुले हुए पदार्थ की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है 1 कूलाम के द्वारा। अब यहां पर ये जो मात्रा आई है, किसी भी पदार्थ के लिए संयोजकता, जितनी संयोजकता है उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ इसकी n संयोजकता है, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं ये नीचे की समीकरण मिटो रहा हूं और यहाँ पर लिख रहा हूं। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है आप लोग जानते ही होंगे, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहाँ पर n मोल है तो पहले 1 मोल का निकाल लीजिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 1 मोल में कितने होंगे 6.023 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये मात्रा मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई है, इसका मान आता है 96,472 कूलाम के बराबर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, और जिसको हम लगभग 96,500 कूलाम लिख लेते हैं, और इसको कहा जाता है 1 फैराडे। जो नेक्स्ट इक्वेशन आई थी वहां भी इसका जिक्र आया था, E इक्वल टू E0 माइनस RT/N F फैराडे, 1 फैराडे का जिक्र वहां पर आया था। तो यहां पर ये 1 मोल के बारे में जानकारी हो गई। अभी हम अपने टॉपिक को लेकर चले हुए हैं, Z का मान अभी हमें निकालना है। तो ये 1 फैराडे हो गया, 1 फैराडे यानी 1 मोल का। अब यहाँ इस समीकरण में हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, n मोल, n मोल इलेक्ट्रॉन है, तो n मोल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप ये पॉइंट्स जो हैं जो धीरे धीरे मैं रफ कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को भी एक बार पहले अलग लिख लें।
आप अपनी भी कॉपी में भी ऐसे लाइन खींचकर जो इस तरफ का कार्य चला हुआ है वो इस तरफ लिख सकते हैं, और जो इधर समझा रहा हूं वो आप अपनी कॉपी के दूसरे पेज पर बराबर वाले साइड में भी लिख सकते हैं। तो ये 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। अब यहां पर लिख सकते हैं इसलिए n मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इसलिए n मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश n फैराडे, n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश इक्वल टू हो जाएगा n फैराडे। ये बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। अभी तक कोई ज्यादा मुश्किल पॉइंट समझने में नहीं लिए हैं। अब यहां पर मैंने आपको बताया था ये 1 मोल है, और 1 मोल अणुभार के बराबर मात्रा होती है, यानी किसी भी पदार्थ का 1 मोल निकालने के लिए हमें n फैराडे चाहिए, जबकि n उसकी संयोजकता भी है, इतना भी ध्यान रखना है। तो यानी पदार्थ जो n फैराडे है, n फैराडे आवेश जो होता है वो आवश्यक होता है बराबर पदार्थ के अणुभार के, पदार्थ के अणुभार के। तो 1 कूलाम आवेश, ये n फैराडे कूलाम था, n फैराडे कूलाम, ये 1 कूलाम आवेश कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा अणुभार अपॉन n इंटू फैराडे के, और अणुभार अपॉन n होता है तुल्यांकी भार, यानी ये हो जाएगा E अपॉन F, और F का मान होता है हमारा 96,500, और 1 कूलाम आवेश की मात्रा ही निक्षेपित होती है जो हमारी Z के बराबर होती है, तो Z बराबर हो जाएगा E अपॉन 96,500 के। तो इस प्रकार से हम यहाँ Z की मात्रा निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग साथ के साथ लेकर चलते रहना। अगर किसी प्रकार की अभी कोई समस्या आ रही है, आज की वीडियो को मैं 100% कहता हूं कि आपको दोबारा देखनी होगी, खास करके इन पॉइंट्स को समझने के लिए। तो वीडियो को दोबारा 3 बार 4 बार जितनी बार भी आप देखना चाहें तो देखें, और इन बातों को समझते हुए अपने नोट्स तैयार जरूर कर लें। अब यहाँ पे Z की मात्रा हमारी आ गई 96,500 कूलाम के बराबर। तो इस आधार पर हम ले सकते हैं कि W इक्वल टू हो जाएगा हमारा 96 E अपॉन EIT लिख लीजिए, बल्कि EIT अपॉन 96,500, 96,500 ये हमारे W की मात्रा आ गई। तो ये हमारा फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम हो गया। या करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल टू E गुणा Q अपॉन 96,500। अब यहाँ पर एक बात देख लीजिए, 1 फैराडे तो यहाँ पर मात्रा है ही, क्यों 1 कूलाम आवेश तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। अब जैसे मैंने अभी समीकरण लिखी थी, सोडियम है Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Na, तो वहां पर हमें केवल 1 फैराडे की आवश्यकता होती है 23 ग्राम, क्योंकि सोडियम का अणुभार होता है वो 23 होता है, 23 ग्राम सोडियम को निक्षेपित करने के लिए। जबकि कैल्शियम के बारे में अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, और उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो तुल्यांकी भार आ जाएगा 20, यानी उसके 20 ग्राम को निक्षेपित करने के लिए हमें 1 फैराडे की आवश्यकता होगी। 40 ग्राम को निक्षेपित करने के लिए हमें 2 फैराडे की आवश्यकता। तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं आप किसी भी समीकरण में चाहे वो पोटेशियम परमैंगनेट की ही क्यों ना हो, जितनी बड़ी समीकरण होगी उस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए आयन और इलेक्ट्रॉन के रूप में भी, तो वहां जितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही फैराडे उसके ऑक्सीकरण के लिए या उस पदार्थ के अपचयन के लिए उतने ही फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है। तो अभी मैंने आपको N1 V1 इक्वल टू N2 V2 यानी नॉर्मलता समीकरण के बारे में कुछ जानकारी दी थी। तो आप ये मत मानना कि अभी हमें उसकी आवश्यकता नहीं हुई, उसकी आवश्यकता हमें फैराडे के द्वितीय नियम के लिए आवश्यकता होगी। अब यहाँ आज की वीडियो में हमने आपको फैराडे का प्रथम नियम तो बता दिया। अब अगर हम द्वितीय नियम को लेकर चलते हैं तो वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो फैराडे का द्वितीय नियम और बचे हुए कुछ टॉपिक्स जो हैं इस अपघटन से, विद्युत अपघटन से जुड़े हुए, उनको हम आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो में तो आप केवल इतना ही समझें। फैराडे के प्रथम नियम को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझने के लिए दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर कहीं किसी प्रकार का अभी भी आपको कोई संशय, किसी प्रकार की कोई समस्या इस वीडियो में उत्पन्न हो रही है या इस पॉइंट में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए फैराडे का द्वितीय नियम और इस अपघटन के कुछ अनुप्रयोग, किस प्रकार से हम इसका प्रयोग अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।